हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी दो ऐसे कैदियों के बारे में है जिन्होंने महज बेहतरीन जेल ब्रेक्स को ही अंजाम नहीं दिया, बल्कि जेल से भागने के बाद इन दोनों ने उन बैंक रॉबरीज को अंजाम दिया जिसे सॉल्व करने में पुलिस और एफबीआई के पसीने छूट गए। ये बैंक रॉबरीज इतने शातिर तरीके से अंजाम दी गई कि महज 10 मिनट के अंदर ये कैदी बैंक में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इसे लूटते और वहां से फरार हो जाते, और ये सब कुछ बैंक मैनेजर और स्टाफ की नज़रों के सामने होता, मगर वो कुछ नहीं कर पाते। हालांकि ये वो शातिर तरीका था जिसके बारे में अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट ने ना पहले कभी सुना और ना ही देखा, मगर इसी तरीके की वजह से उनके हाथ वो सबूत लगने शुरू हुए जिसकी वजह से इस कहानी में वो मोड़ आते गए जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। एफबीआई ने इन दोनों कैदियों को अपनी वांटेड लिस्ट के टॉप 10 क्रिमिनल्स में रखा था, क्योंकि पहले तो ये जेल से भागे थे और फिर नकली आईडीज का इस्तेमाल करके एक के बाद एक अमेरिका के अलग अलग शहरों के बैंक्स को लूट रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना बहुत ज़रूरी होता जा रहा था। तो आखिर कौन थे ये कैदी? वो ऐसा कौन सा तरीका था जिसकी मदद से वो इन बैंक्स को लूटते थे, और क्या वो कभी पुलिस के हाथ लगे? ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर सन 1982 को, जब ओक्लाहोमा सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट स्टीव थॉमसन और उनकी बीवी एलन रात को अपनी कार लेकर अपने गैराज में एंटर होते हैं। वो दोनों अपनी कार से जैसे ही उतरते हैं, एक और कार पीछे से आकर उन्हें घेर लेती है, और ये देख वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उस रात उनसे मिलने कोई नहीं आने वाला था। बहरहाल इससे पहले वो कुछ समझ पाते, दो शख्स उस कार से उतरते हैं और खुद को पुलिस वाला बताते हुए स्टीव थॉमसन और एलन को वहीं रोक लेते हैं। ये देख स्टीव जैसे ही उनसे अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहता है, उन दोनों में से एक शख्स अपनी बंदूक निकालता है और स्टीव और उसकी बीवी को चुपचाप घर के अंदर चलने के लिए कहता है। महज कुछ ही देर में स्टीव थॉमसन को इस बात का एहसास हो गया था कि उसे अपने ही घर में बंदी बना लिया गया है, और पुलिस बने दोनों शख्स ने दोनों मियाँ बीवी को पूरी रात बंदी बनाकर रखा। मगर स्टीव इस बात से बेखबर था कि उनके प्लान का ही एक हिस्सा है और आज रात के बाद उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। क्योंकि स्टीव सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था, इसलिए अब दोनों शख्स उससे बैंक सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में सवाल करना शुरू करते हैं, जिसमें वो सिक्योरिटी लेयर्स, बैंक में कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कौन सा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ खड़ा होता है, इस बारे में पूछने लगते हैं। डर के मारे स्टीव इन दोनों को बैंक की इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे देता है, मगर वो बैंक में काम करने वालों की असली नाम उन्हें नहीं बताता ताकि उनकी जान को किसी तरह का कोई खतरा ना हो। ये दोनों शख्स लगातार वॉकी टॉकी के जरिए बाहर खड़े किसी शख्स से बात कर रहे थे, और थॉमसन जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे रहा था वो लगातार ये इन्फॉर्मेशन बाहर खड़े शख्स को भी दे रहे थे। अब तक स्टीव थॉमसन को इस बात का एहसास हो चुका था कि ये दोनों चोर हैं और ये उन्हें लूटने नहीं बल्कि ओक्लाहोमा के सिटी बैंक को लूटना चाहते हैं। बहरहाल इसी तरह पूरी रात निकल गई और 29 दिसंबर की अगली सुबह ये दोनों चोर स्टीव थॉमसन और उसकी बीवी को लेते हैं और स्टीव के बैंक की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान एक शख्स पहले ही बैंक के बाहर पहुंच गया था और वो लगातार इन दोनों चोरों के कांटेक्ट में था और उन्हें ये बता रहा था कि बैंक के अंदर बाहर कौन आ जा रहा है। बहरहाल थोड़ी देर बाद ये दोनों चोर थॉमसन और उसकी बीवी को लेकर बैंक के अंदर घुसते हैं और बंदूक की नोक पर सभी से कहते हैं कि वो चुपचाप अपनी जगह बैठे रहें, और साथ ही साथ बैंक मैनेजर को उनके सामने आने के लिए कहते हैं। बैंक मैनेजर के सामने आते ही वो उससे पूछते हैं कि सेफ बॉक्सेस के कॉम्बिनेशंस और चाबियां किसके पास रहती हैं, जिसके जवाब में बैंक मैनेजर कहता है कि इसके बारे में सिर्फ वो और एक और एम्प्लॉय जानता है। यह पता चलते ही वो दोनों चोर बैंक मैनेजर और उस एम्प्लॉय को अलग करते हैं और बाकी बचे हुए सारे एम्प्लॉयज़ को रेस्ट रूम के अंदर बंद करके बाहर से लॉक कर देते हैं। अब दोनों चोर बैंक मैनेजर और उस एम्प्लॉय को लेकर वॉल्ट के अंदर जाते हैं और महज 15 मिनटों के अंदर वो $1 लाख लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। उन दोनों चोरों के भागते ही बैंक मैनेजर फौरन रेस्ट रूम के दरवाज़ा खोलता है जहां बाकी एम्प्लॉयज़ और थॉमसन और उसकी बीवी लॉक थे, जिसके बाद स्टीव फौरन इस बात की खबर पुलिस को दे देता है। ये खबर मिलते ही पुलिस फौरन एफबीआई को कांटेक्ट करती है और स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उन्हें इस बात की खबर दे देती है। इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एफबीआई स्पेशल एजेंट माइक साइकिल को देती है, और महज कुछ ही देर में माइक साइकिल अपनी टीम और पुलिस के साथ सिटी बैंक पहुंच जाते हैं। बैंक पहुंचते ही सबसे पहले पुलिस की टीम चुपचाप खामोशी से अंदर घुसती है ताकि वो ये कंफर्म कर सकें कि बैंक के अंदर कोई चोर या बॉम्ब तो नहीं है। अब एफबीआई एजेंट पुलिस के साथ मिलकर बैंक के एम्प्लॉयज़ से अलग अलग पूछताछ शुरू करते हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे उनके सामने होना शुरू होते हैं। चूंकि सन 1946 में यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ मेकर्स ने कानून पास किया था जिसके तहत अगर पूरे अमेरिका के किसी भी फेडरल इंश्योर्ड बैंक में कोई भी चोरी होती है तो वो केस सीधा एफबीआई के अंडर आएगा, और इसका साफ मतलब था कि इन चोरों को महज ओक्लाहोमा ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के हर शहर की एफबीआई ढूंढेगी। बहरहाल एफबीआई एजेंट्स अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए स्टीव थॉमसन और उसकी बीवी से पूछताछ करते हैं, जिसके जवाब में वो पिछली रात जो भी कुछ उनके साथ हुआ वो सब कुछ बता देते हैं। जिसके बाद पुलिस स्टीव के घर और सिटी बैंक के चप्पे चप्पे को बहुत बारीकी से तलाशना शुरू करती है।
इस छानबीन में अब तक पुलिस और एफबीआई को ये बात तो समझ आ गई थी कि इस चोरी को बहुत प्लानिंग और सफाई से अंजाम दिया गया है, जिसमें चोरों ने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। इससे ये भी समझ आ रहा था कि इन चोरों ने पहली बार बैंक नहीं लूटा था और हो ना हो इस तरीके का इस्तेमाल करके इन्होंने पहले भी बैंक लूटा होगा। मगर जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गई, एफबीआई के हाथ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं लगा जिससे ये पता चल सके कि ये चोर पहले भी इस तरह की चोरी को अंजाम दे चुके हैं। अब एफबीआई एजेंट माइक सैकल अपनी टीम को ये ऑर्डर देते हैं कि वो एफबीआई के पिछले कुछ सालों के डेटाबेस को खंगालें और उन चोरियों को ढूंढें जिसका तरीका इस चोरी से मिलता जुलता हो। एफबीआई की टीम कई दिनों तक इस डेटाबेस को खंगालती रही और तभी पहली कामयाबी उनके हाथ लगती है जब उन्हें ये पता चलता है कि इस तरह की कुछ चोरियां पहले भी अमेरिका के अलग अलग शहरों में हो चुकी हैं। अब एफबीआई एजेंट माइक सैकल एक एक करके उन पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करना शुरू करते हैं जिन्होंने इन चोरियों को इन्वेस्टिगेट किया था, और कुछ ऑफिसर्स से बात करने के बाद आखिरकार उन्हें वो ऑफिसर मिल जाता है जो उन्हें इस केस की तह तक लेकर जाने वाला था। इस बार एफबीआई एजेंट माइक साइकल की बात स्पेशल एजेंट स्टीव चेनोविच से होती है, जो एफबीआई के फ्यूनिक्स ऑफिस में पोस्टेड थे। और एजेंट माइक साइकल जैसे ही उन्हें इस बैंक रॉबरी, चोरों के हुलिये और उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, एजेंट चेनोविच को ये समझते देर नहीं लगती कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है। एजेंट चेनोविच एफबीआई एजेंट माइक साइकल को बताते हैं कि वो जिन चोरों को ढूंढ रहे हैं उनके नाम टेरी कॉनर और जोसेफ डॉटरी हैं, और ये चोरी का बिल्कुल वही तरीका है जो वो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ऑफिसर चेनोविच की शिनाख्त और चोरी का तरीका पता चलते ही अब उनके सामने चोरों की पहचान आ चुकी थी, और जो हुलिया स्टीव थॉमसन ने एफबीआई को बताया था वो इन चोरों के हुलिये से काफ़ी मैच भी हो रहा था। क्योंकि चेनोविच पहले भी इस तरह की चोरी को इन्वेस्टिगेट कर चुका था, इसीलिए अब उसे इस केस का इंचार्ज बना दिया जाता है और अब वो पुलिस के साथ मिलकर इन चोरों की तलाश में लग जाता है। इस चोरी को अंजाम देने वाले दोनों चोर टेरी और जोसेफ की पहली मुलाकात फेडरल जेल में हुई थी, और इस वक्त तक टेरी 3 बैंक रॉबरीज को एरिजोना में अंजाम दे चुका था। इन चोरियों में बैंक के किसी न किसी एम्प्लॉय को रात भर बंदी बनाया गया और फिर उनसे सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन निकालकर बैंक को लूटा गया। दूसरा चोर जोसेफ फिलाडेल्फिया का एक मामूली चोर था जो लोगों से मारपीट करके उन्हें लूटता था, और वहीं टेरी बहुत ही शातिर था जो अपना शिकार को बहुत चालाकी से चुनता था और फिर उन्हें लूटता था। टेरी वेस्ट कोस्ट का रहने वाला था जो कैलिफोर्निया में पड़ता है, और इसीलिए एजेंट चेनोविच फैसला करता है कि वो अपनी तहकीकात की शुरुआत कैलिफोर्निया से ही करेगा। बहरहाल एजेंट चेनोविच कैलिफोर्निया की एफबीआई एजेंसी से कांटेक्ट करता है, जहां उसकी बात स्पेशल एजेंट हार्लन फ्रेमायर से होती है, और वो इस रॉबरी और चोरी में शामिल टेरी कॉनर के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। इस छानबीन के दौरान एफबीआई को ये शक हो जाता है कि टेरी की एक गर्लफ्रेंड भी है जो कैलिफोर्निया के पैसिफिक ग्रोव में रहती है, जिसके बाद कैलिफोर्निया की एफबीआई एजेंसी दिन रात उसकी गर्लफ्रेंड पर नज़र रखना शुरू कर देती है, ताकि अगर टेरी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो वो उसे पकड़ सके। बहरहाल कुछ दिन नज़र रखने के दौरान एफबीआई की नज़र एक कार पर पड़ती है जो अक्सर टेरी की गर्लफ्रेंड के घर के बाहर पार्क रहती थी, और इस कार ने एफबीआई का ध्यान अपनी तरफ इसीलिए खींचा क्योंकि इस पर ओक्लाहोमा की आरटीओ नंबर प्लेट लगी थी। ये देखते एजेंट फ्री मायर को कुछ शक होता है और वो ओक्लाहोमा के आरटीओ ऑफिस में कॉल करके इस नंबर प्लेट के बारे में पता करते हैं, मगर आरटीओ ऑफिस में इस नंबर प्लेट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये पता चलते उनका शक और ज़्यादा बढ़ने लगा और उन्हें ये लगने लगता है कि हो ना हो टेरी ने नकली आईडी का इस्तेमाल करके ये कार खरीदी होगी। बहरहाल एक दिन जब टेरी की गर्लफ्रेंड अपने घर पर नहीं थी, तब एफबीआई के 2 ऑफिसर्स उस माली से पूछताछ करने लगते हैं जो उसी घर में गार्डन की देखरेख करता था। वो माली को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ उससे ये भी पूछते हैं कि क्या उसने टेरी की गर्लफ्रेंड के घर से किसी आदमी को बाहर या अंदर आते जाते देखा है। ये सवाल सुनकर माली उन्हें बताता है कि उसने घर के अंदर बाहर तो किसी को आते जाते नहीं देखा, मगर टेरी की गर्लफ्रेंड को अक्सर किसी से फ़ोन पर बात करते सुना है और अगले हफ्ते वो किसी से मिलने वाली है। यह पता चलते ही एजेंट फ्राइमायर को लगने लगता है कि हो ना हो टेरी की गर्लफ्रेंड कुछ दिनों बाद उससे मिलने वाली है और अब वो टेरी को पकड़ने के बहुत करीब हैं। अब एफबीआई के कुछ ऑफिसर दिन रात टेरी की गर्लफ्रेंड का पीछा करने लगते हैं और उस पर नज़र रखने लगते हैं, और इसी दौरान एक बात उन्होंने नोटिस की और वो ये थी कि वो हर बार आने जाने के लिए अलग अलग कार्स का इस्तेमाल करती थी। बहरहाल टेरी की गर्लफ्रेंड एक दिन सुबह जल्दी अपने घर से निकलती है और कार में बैठकर निकल जाती है, इस बात से बेखबर कि उसका पीछा किया जा रहा है। थोड़ी देर इस कार को ड्राइव करने के बाद वो इस कार को एक जगह पार्क करती है और फिर दूसरी कार में बैठकर निकल जाती है, और ये पूरा नज़ारा एफबीआई ऑफिसर उसका पीछा करते हुए देख रहे थे। लगभग आधे घंटे ड्राइव करने के बाद टेरी की गर्लफ्रेंड इस कार को एक रेस्टोरेंट के बाहर पार्क करती है और फिर एफबीआई की नज़रों से गायब हो जाती है। ये देख एफबीआई ऑफिसर्स हड़बड़ा जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वापस आकर टेरी और उसकी गर्लफ्रेंड उसके हाथ से ना निकल जाएं, इसीलिए वो उस कार के टायर को पंचर कर देते हैं।
अब उनका इंतज़ार और ज़्यादा लंबा होता जा रहा था क्योंकि ना तो वहाँ टेरी का कोई पता था और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड का। और फिर अचानक एक कार उन्हें पार्किंग लॉट के अंदर जाती दिखाई देती है जिसमें टेरी और उसकी गर्लफ्रेंड बैठे थे। क्योंकि एफबीआई जानती थी कि टेरी के पास हथियार हो सकता है, इसीलिए वो बहुत चौकन्ना होकर खामोशी से पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर टेरी को अचानक चारों तरफ से घेर कर उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब एफबीआई सबसे पहले टेरी की गर्लफ्रेंड से पूछताछ शुरू करती है, जिसमें वो उन्हें बताती है कि ना तो वो ओक्लाहोमा सिटी बैंक रॉबरी के बारे में कुछ जानती है और ना ही वो किसी भी तरह की चोरी में शामिल है। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि जिस दिन ये चोरी हुई उस दिन वो अपनी बहन के घर गई हुई थी। टेरी की गिरफ्तारी के दौरान एक और सबूत पुलिस के हाथ लगा और वो ये था कि जिस कार का टायर एफबीआई ने पंचर किया था वो टेरी की गर्लफ्रेंड की थी। और इस टायर को सही करने के लिए जब टेरी अपनी कार की डिग्गी खोलकर जैक निकालता है तब उन्हें वहाँ एक ब्रीफ केस दिखाई देता है। ये ब्रीफ केस देख एफबीआई एजेंट की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो जैसे ही इस ब्रीफ केस को खोलते हैं उसमें उन्हें $40,000 कैश मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जिस बात ने एफबीआई एजेंट्स को चौंकाया वो ये थी कि जब उन्होंने नोटों के सीरियल नंबर्स को सिटी बैंक के चोरी हुए नोटों से मिलाया तब ये आपस में मैच हो गए और अब टेरी का इस रॉबरी में शामिल होने का सबसे बड़ा सबूत उनके हाथ लग चुका था। अब एफबीआई टेरी पर ओक्लाहोमा बैंक रॉबरी का चार्ज लगाते हुए उससे सख्ती से पूछताछ शुरू करती है और उधर पुलिस उसके घर की तलाशी में लग जाती है। इस तलाशी में पुलिस के हाथ नेवाडा कार डीलरशिप की एक रसीद लगती है जिसमें कार खरीदने वाले का नाम रसल एंडरसन लिखा था। और ये देख एफबीआई को ये समझते देर नहीं लगी कि ये भी एक फर्जी नाम और पहचान है जिसका इस्तेमाल करके टेरी ने कार खरीदी थी। इस रसीद पर जो एड्रेस लिखा था वो था सेंटा मारिया कैलिफोर्निया। और ये देख एजेंट फ्राई मायर को लगने लगता है कि ये एड्रेस टेरी के पार्टनर जोसेफ डॉटरी का है और वो फौरन साउदर्न कैलिफोर्निया की पुलिस को इस एड्रेस के बारे में पता करने के ऑर्डर्स देते हैं। बहरहाल पुलिस जब सेंटा मारिया के इस एड्रेस पर पहुंचकर घर के अंदर घुसती है तब उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता और तब उन्हें लगने लगता है कि जो भी शख्स इस घर में था उसे टेरी ने पहले ही खबर कर दी होगी जब वो अपने लॉयर को कॉल कर रहा था। बहरहाल टेरी के गिरफ्तार होने की खबर जब एजेंट चेनोविच तक पहुंची तब उन्हें लगने लगता है कि हो ना हो अब टेरी का पार्टनर जोसेफ फिर से इसी तरीके का इस्तेमाल करके कोई ना कोई बैंक ज़रूर लूटेगा। मगर साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि जोसेफ टेरी जितना चालाक नहीं है और वो अकेला इस चोरी के दौरान कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर करेगा जो उन्हें जोसेफ तक पहुँचा देगी। अब एफबीआई एक और बैंक रॉबरी का इंतजार करने लगती है जो इसी तरीके से अंजाम दी जाए, मगर अगले 8 महीनों में ना तो कोई ऐसी रॉबरी हुई और ना ही जोसेफ का कुछ पता चला। टेरी को गिरफ्तार हुए अब 8 महीने से ज़्यादा बीत चुके थे और तभी फ्राइडे सन 1983 की एक रात फ्यूनिक्स के एक बड़े बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग डिनर करके अपने घर वापस लौटते हैं। वो जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं वो देखते हैं कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और अभी इससे पहले वो कुछ समझ पाते दो शख्स हाथ में बंदूक लिए कमरे से बाहर निकलते हैं और उनकी पूरी फैमिली पर बंदूक तान देते हैं। यहाँ भी इन दोनों चोरों ने पूरी फैमिली को रात भर बंदी बना कर रखा और ये बिल्कुल वही तरीका था जो टेरी अपनी चोरियाँ करने में इस्तेमाल करता था। और इस बार ये चोरी कोई और नहीं बल्कि जोसेफ अपने एक साथी के साथ मिलकर अंजाम देने वाला था। बहरहाल अगली सुबह जोसेफ और उसका साथी वाइस प्रेसिडेंट और उसकी पूरी फैमिली को कार में बिठाते हैं और बैंक की तरफ निकल जाते हैं। इस बार बैंक पहुंचने में उन्हें लगभग 1 घंटे का वक्त लगा और ये दोनों चोर बिल्कुल पिछली बार वाले तरीके का इस्तेमाल करके सबको रेस्ट रूम में बंद करते हैं और मैनेजर की मदद से महज कुछ मिनटों के अंदर $2,70,000 कैश लेकर बैंक से फरार हो जाते हैं। जिस शहर में इस बार ये रॉबरी हुई वो एजेंट चेनोविच का होम टाउन था जो अब पहले से इस केस का इंचार्ज था। और जैसे ही चेनोविच को इस रॉबरी के बारे में पता चला उसे ये समझते देर नहीं लगी कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है। अब एजेंट चेनोविच सबसे पहले बैंक एम्प्लॉयज़ और वाइस प्रेसिडेंट से पूछताछ शुरू करता है ताकि उसे चोरों के हुलिये के बारे में पता चल सके। और जो हुलिया उन चोरों ने पूछताछ के दौरान बताया उससे साफ हो गया कि इस चोरी में जोसेफ का ही हाथ है। इस पूछताछ के दौरान एक और नई परेशानी एफबीआई के सामने आकर खड़ी हो गई थी और वो थी जोसेफ का दूसरा पार्टनर जो इस चोरी में शामिल था। जोसेफ ने जिस दूसरे शख्स को अपने साथ चोरी में शामिल किया था एफबीआई उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मगर छानबीन के दौरान एक बात उनके सामने आई और वो ये थी कि जोसेफ का ये पार्टनर टेरी कॉनर और जोसेफ से कई ज़्यादा खतरनाक था। बहरहाल इस तरह 6 महीने और गुजर गए मगर ना तो जोसेफ एफबीआई के हाथ लगा और ना ही उसका पार्टनर। मगर तभी एफबीआई के ऑफिस के फ़ोन की घंटी बजती है। ये कॉल उन्हें नेवाडा की लोकल पुलिस ने किया था जिसमें वो एफबीआई को एक और बैंक रॉबरी के बारे में खबर देते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि यहाँ भी एक बैंक एम्प्लॉय की पूरी फैमिली को रात भर के लिए बंदी बनाया गया था और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर बैंक को लूट लिया गया। मगर इस बार बैंक को लूटने के दौरान जो वायलेंस हुआ वो पिछली बैंक रॉबरी से काफ़ी ज़्यादा और ख़तरनाक था।
इस बार इन चोरों ने महज बैंक ही नहीं लूटा, बल्कि उन्होंने बैंक मैनेजर के सीने पर बॉम्ब भी बांध दिया और साथ ही साथ उससे धमकाते हुए उससे वो सब कुछ कराया जो वो करना चाहते थे। बहरहाल पुलिस बॉम्ब स्क्वाड टीम के साथ बैंक पहुंचती है, जहां बॉम्ब स्क्वाड टीम इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लग जाती है। मगर उन सबकी हैरानी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उन्हें यह पता चला कि ये बॉम्ब नकली है। अब एफबीआई एजेंट्स अपनी पूछताछ को आगे बढ़ाते हुए बैंक एम्प्लॉयज़ को जोसेफ की फ़ोटो दिखाते हैं, जिसे देखते ही वो उसे फ़ौरन पहचान लेते हैं और एफबीआई को बताते हैं कि इन दोनों चोरों में से एक शख्स यही था। इस पूछताछ में एफबीआई ने बैंक के बाहर खड़े लोगों से भी पूछताछ की, जिसमें कई लोगों का कहना था कि उन्होंने इस चोरी के बाद एक वाइट कलर की कार को बैंक के बाहर से भागते हुए देखा था, जिस पर वॉशिंगटन की नंबर प्लेट लगी हुई थी। अब एफबीआई एजेंट्स इस कार की तलाश में लग जाते हैं और उन्हें ये कार बैंक से 200 मीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह पर खड़ी मिल जाती है। इस कार पर लगी नंबर प्लेट के बारे में जब आरटीओ ऑफिस में पता किया गया, तब एफबीआई को पता चला कि ये कार वॉशिंगटन के स्पोकेन शहर में किसी आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। बहरहाल एफबीआई एजेंट जब इस आदमी से इस कार के बारे में पूछताछ करते हैं, तब वो उन्हें बताता है कि ये कार उसने कुछ दिनों पहले एक आदमी को बेच दी थी और जब वो उसे जोसेफ की फ़ोटो दिखाते हुए उससे पूछते हैं कि क्या यही वो आदमी है, तो वो उसे फ़ौरन पहचान जाता है। इस आदमी ने एफबीआई एजेंट को ये भी बताया कि ये शख्स महज पैसे देकर उनसे कार ले गया और वो उसे अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराने भी वापस नहीं आया। अब एफबीआई इस कार को ढूंढने के लिए यूएस मार्शल्स की मदद लेती है, क्योंकि उन्हें अलग अलग स्टेट्स में कार और लोगों को ट्रैक करने की ट्रेनिंग दी जाती है और वो इस काम में काफ़ी माहिर होते हैं। इस कार को ट्रैक करने की जिम्मेदारी यूएस मार्शल डैनी बैरन को दी गई और उनका यह मानना था कि जोसेफ तक पहुंचने का एक ही तरीका है और वो ये था कि उन कार्स को ट्रैक किया जाए जो जोसेफ ने अपनी चोरियों के दौरान इस्तेमाल की थी। अब डैनी बैरन हर उस कार और हर उस फर्जी आइडेंटिटी की तलाश में लग जाते हैं जिसका इस्तेमाल जोसेफ ने किया था, और इसी दौरान पहली कामयाबी उनके हाथ तब लगती है जब उन्हें कार के बारे में पता चलता है जिस पर लिखे एड्रेस और जोसेफ की फर्जी आईडी एक दूसरे से लिंक हो रहे थे। ये एड्रेस अमेरिका के आइडाहो स्टेट के नैम्पा शहर का था और जब यूएस मार्शल डैनी बैरन इस एड्रेस पर पहुंचते हैं तब ये घर पूरी तरह सुनसान पड़ा था। बहरहाल अब वो आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करते हुए उन्हें जोसेफ की फ़ोटो दिखाते हैं, जिसे देखते ही एक औरत उसे फ़ौरन पहचान लेती है। वो औरत डैनी बैरन से कहती है कि वो इसे जेम्स के नाम से जानती है और जेम्स यानी जोसेफ और उसकी गर्लफ्रेंड अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ हाल ही में घर छोड़कर गए हैं। अब यूएस मार्शल डैनी बैरन एक थ्योरी बनाना शुरू करते हैं कि अगर ये लोग यहाँ से घर छोड़कर गए हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें अपना सामान शिफ्ट करने के लिए एक छोटे ट्रक की ज़रूरत पड़ी होगी और हो ना हो ये ट्रक जोसेफ या उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने नाम पर बुक किया होगा। अब ऑफिसर डैनी उस एरिया की ट्रक रेंटल कंपनी के रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू करते हैं और यहाँ पहली कामयाबी उनके हाथ लगती है, क्योंकि इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक जोसेफ ने अपने नाम से ही ट्रक बुक किया था और ये ट्रक उन्हें लेकर कोलोराडो गया था। बहरहाल ट्रक रेंटल कंपनी से पूरा एड्रेस लेकर ऑफिसर डैनी सारी इन्फॉर्मेशन एफबीआई को दे देते हैं, जिसके बाद एफबीआई अब इस घर पर नज़र रखना शुरू कर देती है। नज़र रखने के दौरान एफबीआई एजेंट्स देखते हैं कि इस घर से एक कपल निकल रहा है, मगर उनके पैरों तले ज़मीन तब सरक गई जब उन्हें यह पता चला कि इस औरत के साथ जो आदमी है वो जोसेफ नहीं कोई और है। बहरहाल एफबीआई की कार अब इस कपल का पीछा करते हुए एक स्टोर तक पहुंचते हैं और जब ये कपल स्टोर के अंदर चला जाता है तब एफबीआई एजेंट्स बाहर से इस कार को चेक करते हैं, मगर बैक सीट पर उन्हें कोई बेबी नहीं दिखाई देता। इससे उन्हें ये लगने लगता है कि हो ना हो बेबी घर पर ही है और वहाँ उसे जोसेफ संभाल रहा है, और जैसे ये कपल बाहर आता है एफबीआई एजेंट्स उन्हें गिरफ्तार कर उनसे वहीं पूछताछ शुरू कर देते हैं। इस कपल में जो औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि जोसेफ की गर्लफ्रेंड ही थी और एफबीआई की सख्ती देख वो टूट जाती है और उन्हें बताती है कि जोसेफ उनके बच्चे के साथ घर पर ही है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि जोसेफ के पास हथियार है। ये सुनते ही दो एफबीआई एजेंट्स फौरन जोसेफ के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और चूंकि अंदर छोटा बच्चा था इसलिए बजाय गोली चलाने के वो उससे बाहर आने को कहते हैं। एफबीआई एजेंट्स की आवाज़ सुनकर जोसेफ हवा में एक फायर करता है, जिसे सुनकर एफबीआई एजेंट्स घबरा जाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो गोली चलाएं या नहीं, क्योंकि उनका एक गलत कदम बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। इन गोलियों की आवाज़ से दोनों एजेंट्स पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और बार बार जोसेफ से सरेंडर करने के लिए कहने लगते हैं, मगर अब उन्हें बार बार एक ही डर सता रहा था कि अब कुछ भी होने वाला है। इसी दौरान जोसेफ गन हाथ में लिए बाहर आता है और पेड़ों पर गोलियां चलाने लगता है, और चूंकि वो महज एफबीआई एजेंट्स पर ही फायर कर रहा था इसीलिए वो इस बात से बेखबर था कि कुछ ही दूरी पर स्वैट टीम भी तैयार है और उसका इंतज़ार कर रही है। कोई भी पलटकर जोसेफ पर गोली नहीं चला रहा था, क्योंकि वो सभी ये बात जानते थे कि घर के अंदर एक बहुत छोटा बच्चा है, और तभी एफबीआई एजेंट उसे फिर से वार्निंग देते हुए कहते हैं कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है और वो सरेंडर कर दे।
इस वार्निंग के बाद जोसेफ बजाय सरेंडर करने के वापस घर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद इस बार एफबीआई एजेंट उसके फ़ोन पर कॉल करके उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो चुपचाप हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, मगर जोसेफ फ़ोन रख देता है। आखिरकार थक हार कर एफबीआई फैसला करती है कि अब वो घर के अंदर घुस जाएंगे और जैसे ही एफबीआई एजेंट्स और स्वैट टीम घर की तरफ बढ़ने लगती है, वो देखते हैं कि जोसेफ दरवाजे से बाहर आ रहा है, जिसके बाद वो एफबीआई को सरेंडर कर देता है। एफबीआई एजेंट्स फ़ौरन उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और वहीं स्वैट टीम अंदर जाकर ये चेक करती है कि बच्चा सही सलामत है और अंदर कोई और तो नहीं है। स्वैट टीम तब हक्का बक्का रह गई जब उन्हें इस घर से 16 बंदूकें मिलती हैं, जिसमें से कई असॉल्ट राइफल्स भी शामिल थीं, जिसे देख ये साफ समझ आ रहा था कि जोसेफ किसी भी पुलिस मुठभेड़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। बहरहाल जोसेफ की चार्जशीट तैयार कर उसे ओक्लाहोमा के कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है और वहां उसे और टेरी को एक ही सेल में रखा जाता है और यहीं से वो दोनों अपने भागने की प्लानिंग की शुरुआत कर देते हैं। बहरहाल टेरी और जोसेफ के पकड़े जाने के 1 साल बाद उनका ट्रायल शुरू होता है, जिसमें उन दोनों पर कई अलग अलग चार्जेस लगाए गए और उन्हें कई ट्रायल्स फेस करने थे, जिसमें से उनका पहला ट्रायल था। 19 जून सन 1985 को उनके इसी पहले ट्रायल के लिए 2 यूएस मार्शल्स उन्हें कार में बैठाकर ओक्लाहोमा के सिटी कोर्ट लेकर जा रहे थे और सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था कि तभी उनकी कार एक सुनसान एरिया से होकर गुजरने लगती है, जहां आसपास सिर्फ जंगल थे। चूँकि टेरी और जोसेफ अपने भागने की तैयारी पहले ही कर चुके थे और वो बस एक सही मौके की तलाश में थे, और जैसे ये कार जंगल से होकर गुजरने लगती है, वो दोनों जेल से चुराए हुए ब्लेड्स और चाबियां निकालते हैं और अपनी हथकड़ियां खोल लेते हैं। आगे की सीट पर बैठे दोनों मार्शल्स इस बात से बेखबर थे कि पिछली सीट पर टेरी और जोसेफ क्या कर रहे हैं, और अभी इससे पहले वो कुछ समझ पाते, जोसेफ एक ऑफिसर की कमर पर लगी गन निकाल लेता है और ऑफिसर्स की कनपट्टी पर गन लगाकर उनसे कार जंगल के किनारे लगाने को कहता है। कार रुकने के बाद टेरी और जोसेफ दोनों यूएस मार्शल से आगे एक पेड़ की तरफ चलने के लिए कहते हैं और जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचते हैं, वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स को पेड़ से बांध देते हैं और पुलिस कार में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस कार के साथ साथ इन दोनों ने पुलिस की गन्स और उनके बैजेस भी ले लिए थे और इधर कोर्ट में एफबीआई ऑफिसर्स उनके कोर्ट पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, मगर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि दोनों कैदी फरार हो चुके हैं। बहरहाल जब तक दोनों मार्शल्स पेड़ से बंधी रस्सी और खुद को खोलने में कामयाब हुए, तब तक आधा घंटा निकल चुका था, जिसका मतलब था कि दोनों कैदी उनसे आधा घंटा आगे थे। दोनों मार्शल्स फौरन इस बात की खबर लोकल पुलिस को देते हैं और टेरी और जोसेफ के भागने की खबर जैसे ही ओक्लाहोमा सिटी कोर्ट पहुंचती है, वहां हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। इस वक्त कोर्ट में इस केस के इंचार्ज ऑफिसर स्टीव चेनोविथ भी मौजूद थे और ये खबर सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई और उन्हें लगने लगता है कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। उधर टेरी और जोसेफ ने भागने के कुछ महीनों बाद अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को फिर से शुरू कर दिया और इस बात का पुलिस को पता तब चला जब उन्हें 2 और बैंक रॉबरीज़ की खबर मिली, और इन बैंक रॉबरीज़ में बिल्कुल उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था जो टेरी और जोसेफ करते थे। इस बार उन्होंने दोनों बैंक से लगभग $94,000 कैश चुराए थे, जिसका साफ मतलब था कि अब वो दोनों वापस आ चुके थे और बड़ी चोरियों को अंजाम देने वाले थे। इन चोरियों के 2 महीनों बाद टेक्सास के वेस्ट डेलस के एक पुलिस स्टेशन के फ़ोन की घंटी बजती है, जिसमें उन्हें एक बैंक रॉबरी की खबर दी जाती है जिसमें लगभग $5 लाख चुराए गए थे। ये टेक्सास की अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी, जिसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी स्पेशल एजेंट डैन क्राफ्ट को दी गई थी। बहरहाल डैन क्राफ्ट अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए बैंक एम्प्लॉयज़ से पूछताछ शुरू करते हैं और कुछ चौंकाने वाले खुलासे उनके सामने होने शुरू होते हैं। बैंक एम्प्लॉयज़ का कहना था कि ये चोर बहुत ही खतरनाक और बिल्कुल निडर थे, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे भी नहीं छुपाए थे, और दोनों में से एक चोर ये कह रहा था कि जब एफबीआई को इस चोरी के बारे में पता चलेगा, तब वो ये समझ जाएंगे कि चोर कौन है, और ये चोर कोई और नहीं बल्कि टेरी और जोसेफ थे। अब तक ये दोनों चोर एफबीआई की टॉप 10 वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुके थे और कुछ ही हफ्तों बाद एफबीआई के हाथ एक शख्स लगता है जो टेरी और जोसेफ को ढूंढ रहा था। एफबीआई शख्स को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर देती है और 5 दिन चली पूछताछ के बाद ये आदमी इस बात को कबूल कर लेता है कि वो टेरी और जोसेफ को जानता है और कई ऐसे खुलासे करता है जिसने एफबीआई को चौंका कर रख दिया। अब वो एफबीआई को इन दोनों चोरों से जुड़ी हर डिटेल बताना शुरू करता है कि कैसे ये दोनों अपने बैंक्स के टारगेट को चुनते हैं, कैसे बैंक्स को लूटते हैं, कैसे वो अपनी पहचान बदलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। इस पूछताछ की मदद से एफबीआई एक और शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम था जॉन हैरिस, और ये वो शख्स था जिसने पहले टेरी और जोसेफ की बैंक रॉबरीज में मदद की थी।
जॉन एफबीआई को बताता है कि टेरी और जोसेफ इस वक्त शिकागो में हैं और एक और बैंक रॉबरी की प्लानिंग कर रहे हैं। मगर जब तक एफबीआई उनके होटल तक पहुंचती है, जोसेफ वहां से चेकआउट कर चुका था, मगर टेरी अभी भी अपने होटल रूम में ही था। एफबीआई अब खामोशी से होटल के एंट्रेंस पर नज़र रखने लगती है और टेरी जैसे ही बाहर निकलता है वो उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लेते हैं। टेरी के गिरफ्तार होने के कुछ ही घंटों के अंदर जोसेफ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि टेरी ने एफबीआई को बता दिया था कि वो कहाँ गया है। और इस तरह कई सालों बाद एफबीआई टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट के 2 क्रिमिनल्स को पकड़ने में कामयाब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और वो कोर्ट में जल्द से जल्द उनके ट्रायल की मांग करते हैं, जिसे मंजूर कर लिया जाता है। जज उन दोनों पर चोरी, हत्या और पुलिस की कस्टडी से भागने का चार्ज लगाते हुए उन्हें 139 साल की सज़ा सुनाता है, जिसमें वो पैरोल पर बाहर नहीं आ सकते थे। और ये वो फैसला था जिसका सभी को काफ़ी वक्त से इंतज़ार था। जज एफबीआई की तारीफ करते हुए कहता है कि वो जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें सभी ने अपना पूरा योगदान दिया है और एफबीआई की समझ और सूझबूझ से ये दोनों चोर कानून के हाथ लग पाए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।